नमस्कार, मेरा नाम रचना वंशी है और आप आजकल मुझसे किस्सा कहानी के फोरम पर गोदान सुन रहे हैं। आपको आज मेरे परिवेश और मेरी स्थिति से लग रहा होगा कि ये थोड़ा बदला हुआ है। उसके पीछे का थोड़ा सा मैं आपको तर्क दे दूं कि जो इस फोरम के एडमिन हैं श्री मंजीत जी, उनको मैं शनिवार को अपना एपिसोड दे देती हूँ ज़्यादातर स्थितियों में, और फिर वो संडे को की शाम तक आपको प्रस्तुत कर देते हैं। लेकिन इस बार मेरी व्यस्तता के चलते यह काम मैं शनिवार को नहीं कर पाई और आज रविवार के दिन ही सुबह सुबह कर रही हूँ। इसलिए आपको पता चल गया होगा कि ये जो परिवेश है, ये जो मेरी व्यवस्था है, ये बिल्कुल रविवारीय है। तो उसी को निभाते हुए मैं प्रस्तुत हूँ आपके लिए 20वां अध्याय लेकर के। 19वें अध्याय तक मैंने आपको गोदान पढ़ के सुना दिया है। 19वें अध्याय में मैंने आपको क्या सुनाया था, थोड़ा सा मैं आपको ब्रीफ कर दूं, रिकैप दे दूं उसका। 19वें अध्याय में आप देख रहे थे कि जो टोलियां थीं जो शिकार के लिए निकली थीं राय साहब के यहाँ से, तो उसमें खन्ना जी और राय साहब, ये 2 लोग थे। सबकी 6 लोग थे टोटल, उनकी 3 टोलियां बन गई थी। तो मालती और मेहता वाला जो है टोली में क्या कार्यकर्दगी हुई थी, क्या क्या कुछ हुआ था, वो 18वें अध्याय तक आपने सुन लिया था। 19वें अध्याय में जो है वो राय साहब और खन्ना जी के बीच में क्या वार्तालाप चल रहा है, किस तरीके की बातचीत हो रही है, क्या गतिविधियां हुई, उस पर प्रेमचंद जी ने केंद्रित रखा था सारा अपना लेखन। तो उसमें 18वें अध्याय में थोड़ी आपस में बिचिंग हुई थी मालती के बारे में, मतलब वो नहीं थी वहाँ पे, लेकिन उनके विषय में बातचीत हुई थी खन्ना और राय साहब के बीच में, और कैसे एक दूसरे को दोनों ने कहा था कि देखिए, दोनों ही मतलब एक तरीके से जस्टिफाई करने की कोशिश कर रहे थे कि वो महत्व देते हैं लेकिन उसका कोई बहुत ज़्यादा मतलब नहीं है उसके पीछे। खन्ना जी ने कहा कि वो तो उन्हें जानना चाहते हैं। राय साहब ने कहा कि मुझे तो मेरे पास इतने काम है, मेरे पास बहुत वक्त नहीं है इन सब चीज़ों के लिए, मैं तो बस आनंद के लिए कभी कभी ऐसे मिल लेता हूँ। तो वो ह्यूमन साइकोलॉजी, स्पेशली मेन साइकोलॉजी जो है, जब मिस मालती के विषय में बात हुई तो वो हमें दिखाई दी खन्ना और राय साहब के वार्तालाप में। 19वें अध्याय में जो है वो ये हुआ था, जो मुख्य चीज़ हुई थी कि एक जड़ी बूटी वाला दे गया था। जड़ी बूटियाँ खरीद ली थी खन्ना जी ने बहुत कम पैसे में, लेकिन जो बेचने विक्रेता की उम्मीदों से बढ़कर के उन्होंने उसे पैसे दिए थे। तो राय साहब ने कहा कि तुम क्या करोगे, क्या जानते हो। तो उन्होंने सूत्र दिया था एक जीवन का कि मैंने ये देखा है, मेरा अनुभव है कि जो प्रभावशाली लोग होते हैं, प्रभावशाली और पढ़े लिखे लोग होते हैं, बड़े अंधविश्वासी होते हैं। वो जड़ी बूटी के नाम पे कुछ भी खरीद लेते हैं और मन मांगी रकम देते हैं, और न केवल रकम देते हैं बल्कि आपके मुरीद हो जाते हैं कि आपको इतनी औषधियों के बारे में पता है। ये सब बात होती है। फिर इसी बात से एक ब्रांच निकलती है, एक शाखा निकलती है कि आजकल महात्मा और सिद्ध महात्मा तो नहीं मिलते हैं, तो पाखंडी ही लोग होते हैं चारों तरफ। लेकिन खन्ना जी जिक्र करते हैं किसी महात्मा का जो कि आते हैं और जो बहुत सिद्ध पुरुष हैं और बहुत पहुँचे हुए महात्मा हैं और जिनके चेहरे से बड़ा नूर टपकता है, लेकिन वो मठ संप्रदाय और किसी भी अंधविश्वास का पुरजोर विरोध करते हैं। उनका कहना है कि इन सब चीज़ों में कुछ नहीं रखा है, मनुष्य को मनुष्य बनने की कोशिश करनी चाहिए, ना कि देवता बनने की। देवता बनने के प्रयास में वो मनुष्य भी नहीं रह जाता। उसके बाद जो ख़त्म किया था हमने वो ये था कि ये सब बातचीत हो रही थी तो झाड़ियों में सरसराहट होती है, तो एक तेंदुआ निकल आता है। राय साहब तुरंत बंदूक उठाते हैं, बिकॉज वो शिकार के ही लिए आए थे। तो खन्ना बहुत डर जाते हैं। पहले तो वो राय साहब के आगे पीछे जाकर के छुप जाते हैं और फिर जो है एकदम से कहते हैं कि चलते हैं यहाँ से, बहुत ख़तरनाक जगह है। तो राय साहब जो है बंदूक नीचे कर लेते हैं और नहीं मारते हैं, लेकिन अफसोस होता है उन्हें कि शिकार निकल गया उनके हाथ से। बहुत अच्छा। और फिर वो रास्ते में थोड़ा सरकास्टिकली यानी व्यंग करते हैं खन्ना जी पे कि आप तो ऐसे ही बस शिकारी बने घूमते हैं, बताइए आप तेंदुए से डर गए। और जो है खन्ना जी वाकई बहुत डर गए थे। प्रेमचंद जी ने लिखा है कि मतलब अगर गिलहरी भी उसके बाद निकल आती तो खन्ना जी बेहोश हो जाते, इस आलम तक उनका बीपी बढ़ गया था। तो ये सब करते हुए तो फिर वो उसको भी जस्टिफाई करते हैं, खन्ना जी उसको भी न्यायोचित ठहराते हैं। कहते हैं कि बुद्ध और शंकर के उपासक हैं हम लोग और ऐसे पशु हत्या नहीं करनी चाहिए। तो कुल मिला के जो है प्रबुद्ध लोग अपनी हर बात का रैशनल लॉजिक और तर्क दे देते हैं। ये प्रेमचंद जी ने शायद दिखाने की कोशिश की है। अब मैं आपको सुनाती हूँ 20वां अध्याय। तो चलिए चलते हैं 20वें अध्याय में। तीसरी टोली मिर्ज़ा खुर्शीद और मिस्टर तनखा की थी। मिर्ज़ा के लिए भूत और भविष्य सादे कागज़ की भांति था।
वे वर्तमान में रहते थे, न भूत का पछतावा था, न भविष्य की चिंता। जो कुछ सामने आ जाता था उसमें जी जान से लग जाते थे। मित्रों की मंडली में वे विनोद के पुतले थे। काउंसिल से में उनसे ज़्यादा उत्साही मेंबर कोई नहीं था। जिस प्रश्न के पीछे पड़ जाते थे मिनिस्टरों को रुला देते थे। किसी के साथ रू रियायत करना जानते नहीं थे। बीच बीच में परिहास भी करते जाते थे। उनके लिए आज जीवन था, कल का पता नहीं। गुस्सेवर तो ऐसे थे कि ताल ठोंक कर सामने आ जाते थे। नम्रता के सामने दंडवत करते थे, लेकिन जहाँ किसी ने शान दिखाई और हाथ धोकर उसके पीछे पड़ जाते थे। न अपना लेना याद रखते थे, न दूसरों का देना। शौक था शायरी का और शराब का। औरत केवल मनोरंजन की वस्तु थी। बहुत दिन हुए हृदय का दिवाला निकाल चुके थे। मिस्टर तनखा दांव पेच के आदमी थे। सौदा पटाने में, मामला सुलझाने में, अड़ंगा लगाने में, बालू से तेल निकालने में, गला दबाने में, दुम झाड़कर निकल जाने में बड़े सिद्धहस्त थे। कहीं रेत में नाव चला दें, पत्थर पर दूब उगा दें। तालुकेदारों को महाजनों से कर्जा दिलवाना, नई कंपनियां खोलना, चुनाव के अवसर पर उम्मीदवार खड़े करना, यही उनका व्यवसाय था। खासकर चुनाव के समय उनकी तकदीर चमकती थी। किसी पोढ़े उम्मीदवार को खड़ा करते, दिलोजान से उसके लिए काम करते, 10-20 हज़ार बना भी लेते। जब कांग्रेस का जोर था तो कांग्रेस के उम्मीदवारों के सहायक थे। जब सांप्रदायिक दल का जोर हुआ तो हिंदू सभा की ओर से काम करने लगे। मगर इस उलटफेर के समर्थन के लिए उनके पास ऐसी दलीलें थी कि कोई उंगली नहीं दिखा पाता था। शहर के सभी रईस, सभी हुक्काम, सभी अमीरों से उनका इतना याराना था। दिल में चाहे लोग उनकी नीति पसंद करें न करें, पर वो स्वभाव के इतने नम्र थे कि मुंह पर कोई कुछ कह नहीं पाता था। मिर्जा खुर्शीद ने रुमाल से माथे का पसीना पोंछकर कहा, आज तो शिकार खेलने के लायक दिन ही नहीं है, आज तो मुशायरा होना चाहिए था। वकील ने समर्थन किया, जी हाँ, वही बाग में बड़ी बहार रहेगी। थोड़ी देर के लिए मिस्टर तनखा ने मामले की बात छेड़ी, अब की चुनाव में बड़े बड़े गुल खिलेंगे, आपके लिए मुश्किल है। मिर्जा विरक्त मन से बोले, अब की तो मैं खड़ा ही नहीं होऊंगा। तनखा ने पूछा, क्यों? मुफ्त की बकबक कौन करे, फ़ायदा ही क्या है। मुझे इस डेमोक्रेसी में भक्ति नहीं अब रही, जरा सा काम और महीनों की बहस। हाँ, जनता की आंखों में धूल झोंकने के लिए अच्छा सॉन्ग है। इससे अच्छा तो कहीं है कि गवर्नर बन जाए, चाहे वो हिंदुस्तानी हो या अंग्रेज़, उससे बहस ना हो। इसमें बहस नहीं है। एक इंजन जिस गाड़ी को बड़े मज़े से हज़ारों मील खींच सकता है, उसे 10,000 आदमी मिलकर भी उसे उतनी तेज़ी से नहीं खींच सकते। मैं तो सारा तमाशा देखकर कौंसिल से बेजार हो गया हूँ। मेरा बस चले तो कौंसिल में आग लगा दूँ। जिसे हम डेमोक्रेसी कहते हैं, व्यवहार में बड़े बड़े व्यापारियों और जमींदारों का राज्य है और कुछ भी नहीं। चुनाव में वही बाजी ले जाता है जिसके पास रुपए हैं। ये आज की भी स्थिति है। रुपए के जोर से उसके लिए सभी सुविधाएं तैयार हो जाती हैं। बड़े बड़े पंडित, बड़े मौलवी, बड़े लिखने वाले, बोलने वाले, जो अपनी ज़बान और कलम से पब्लिक को जिस तरफ चाहे मोड़ दें। सभी सोने के देवता के पैरों पर माथा रगड़ते हैं। मैंने तो इरादा कर लिया है, अब इलेक्शन के पास नहीं जाऊंगा। मेरा प्रोपेगेंडा अब डेमोक्रेसी के खिलाफ होगा। मिर्जा साहब ने कुरान की आयतों से सिद्ध किया कि पुराने ज़माने के बादशाहों के आदर्श कितने ऊंचे थे। आज तो हम उसकी तरफ से ताक भी नहीं सकते, उनकी तरफ ताक भी नहीं सकते। हमारी आंखों में चकाचौंध आ जाएगी। बादशाह को खजाने की एक कौड़ी भी निजी खर्च में लाने का अधिकार नहीं था। बादशाह को वह किताबें नकल कर, कपड़े सी कर, लड़कों को पढ़ाकर अपना गुजर करता था। मिर्ज़ा ने आदर्श महीपों की एक लंबी सूची गिना दी। कहाँ तो वह प्रजा को पालने वाला बादशाह और कहाँ आजकल के मंत्री और मिनिस्टर। 5, 6, 7, 8 हज़ार महाबार मिलना चाहिए। लूट है या डेमोक्रेसी? हिरनों का झुंड चरता हुआ नजर आया। मिर्ज़ा के मुख पर शिकार का जोश चमक उठा। बंदूक संभाली, निशाना मारा। एक काला सा हिरन गिर पड़ा। वह मारा। इस उन्मत्त ध्वनि के साथ मिर्ज़ा बेतहाशा दौड़े, बिल्कुल बच्चों की तरह उछलते कूदते, तालियां बजाते। समीपी एक वृक्ष पर एक आदमी लकड़ियां काट रहा था। वह भी चटपट वृक्ष से उतरकर मिर्जा जी के साथ दौड़ा। हिरन की गर्दन में गोली लगी थी, उसके पैरों में कंपन हो रहा था, आंखें पथरा गई थी। लकड़हारे ने हिरन को करुण नेत्रों से देखकर कहा, अच्छा पट्टा था, मन भर से कम न होगा। हुक्म हो तो मैं उठा कर ले चलूं। मिर्जा कुछ बोले नहीं। हिरन की टंगी हुई दीन वेदना से भरी आंखें देख रहे थे। अभी 1 मिनट पहले इसमें जीवन था। जरा सा पत्ता खड़कता तो कान खड़े करके चौकड़ियां भरता हुआ निकल भागता। अपने बाल बच्चों के साथ ईश्वर की उगाई हुई घास खा रहा था, मगर अब निस्पंद पड़ा है। उसकी खाल उधेड़ लो, उसकी बोटियां काट डालो, उसका कीमा बना डालो, उसको खबर भी ना होगी। उसके क्रीड़ामय जीवन में जो आकर्षण था, जो आनंद था, वह इस निर्जीव शव में नहीं है। कितनी सुंदर गठन थी, कितनी प्यारी आंखें, कितनी मनोहर छवि। उसकी छलांगे हृदय में आनंद की तरंगे पैदा कर देती थी। उसकी चौकड़ियों के साथ हमारा मन भी चौकड़ियां भरने लगता था। उसकी स्फूर्ति जीवनी
उसकी स्फूर्ति जीवन सा बिखेरती चलती थी, जैसे फूल सुगंध बिखेरता है, लेकिन अब उसे देख के ग्लानि हो रही है। लकड़हारे ने पूछा, कहाँ पहुँचाना होगा मालिक? मुझे भी 2-4 पैसे दे दीजिएगा। मिर्जा जी अपने ध्यान से चौंक गए। बोले, अच्छा उठा ले, कहाँ चलेगा? जहाँ हुक्म हो मालिक। नहीं, जहाँ तेरी इच्छा हो वहाँ तक ले जा, मैं तुझे देता हूँ। लकड़हारे ने मिर्जा की ओर कौतूहल से देखा, कानों पर विश्वास नहीं आया। अरे नहीं मालिक, हुजूर ने शिकार किया है तो हम कैसे खा लें? नहीं, मैं खुशी से कहता हूँ कि तुम इसे ले जाओ। तुम्हारा घर यहाँ से कितनी दूर है? कोई आधा कोस होगा मालिक। तो मैं भी तुम्हारे साथ चलूँगा, देखूँगा तुम्हारे बाल बच्चे कैसे खुश होते हैं। ऐसे तो मैं न ले जाऊँगा सरकार, आप इतनी दूर से आए, इस कड़ी धूप में शिकार किया है, मैं कैसे उठा के ले जाऊँ? उठा देर न कर, मुझे मालूम हो गया है तू भला आदमी है। लकड़हारे ने डरते डरते और रह रहकर मिर्जा जी के मुख की ओर सशंक नेत्रों से देखते हुए कहा कि कहीं बात बिगड़ न जाए। हिरन को उठाया, सहसा उसने हिरन छोड़ दिया और खड़ा होकर बोला, मैं समझ गया मालूम, हुजूर ने इसकी हलाली नहीं की है। मिर्जा ने हंसकर कहा, बस तूने खूब समझा, अब उठा ले और घर चल। मिर्जा जी धर्म के इतने पाबंद न थे, 10 साल में उन्होंने नमाज भी नहीं पढ़ी थी। 2 महीने में एक व्रत रख लेते थे, बिल्कुल निराहार निर्जल। मगर लकड़हारे को इस ख्याल से जो संतोष हुआ था कि हिरन अब इन लोगों के लिए अखाद्य हो गया है, उसे फीका नहीं करना चाहता था। लकड़हारे ने हल्के मन से हिरन को गर्दन पर रख लिया और घर की ओर चला। तनखा अभी तटस्थ भाव से वहीं पेड़ के नीचे खड़े थे। धूप में हिरन के पास जाने का कष्ट क्यों उठाते? कुछ समझ नहीं आ रहा था कि मामला क्या है। लेकिन अब लकड़हारे को उल्टी दिशा में आते देखा तो मिर्जा से बोले, आप कहाँ जा रहे हैं हजरत? रास्ता भूल गए हैं क्या? मिर्जा ने अपराधी भाव से मुस्कुरा कर कहा, मैंने शिकार इस गरीब आदमी को दिया है, अब जरा इसके घर जा रहा हूँ, आप भी आइए। तनखा ने मिर्जा को कौतूहल से देखा और बोला, आप अपने होश में हैं या नहीं? कह नहीं सकता हूँ, मुझे खुद नहीं मालूम। शिकार आपने इसे दे दिया? इसलिए कि उसे पाकर इसे जितनी खुशी होगी मुझे और आपको नहीं होगी। तनखा खिसियाकर बोले, जाइए, सोचा था खूब कबाब उड़ाएंगे, आपने तो सारा मज़ा ही किरकिरा कर दिया। खैर राय साहब और मेहता कुछ न लाएंगे, कुछ तो लाएंगे ही, कोई गम नहीं। मैं इस इलेक्शन के बारे में कुछ अर्ज करना चाहता हूँ। आप नहीं खड़ा होना चाहते ना सही, आपकी जैसी मर्जी, लेकिन आपको इसमें क्या तामुल है कि जो लोग खड़े हो रहे हैं उनसे इनकी क्या अच्छी कीमत वसूली जा सकती है? मैं सिर्फ आपसे इतना चाहता हूँ कि आप किसी पर यह भेद खुलने नहीं दें कि आप नहीं खड़े हो रहे। सिर्फ इतनी मेहरबानी कीजिए मेरे साथ। ख्वाजा जमाल ताहिर इसी शहर से खड़े हो रहे हैं। रईसों के वोट 16 आनों उनकी तरफ हैं, हुक्काम भी उनके मददगार हैं। फिर भी पब्लिक पर आपका जो असर है, इससे उनकी कोर दब रही है। आप चाहें तो आपको उनसे 10-20 हज़ार रुपये महज ये जाहिर कर देने के लिए मिल सकते हैं कि आप उनकी खातिर बैठना चाहते हैं। नहीं, मुझे अर्ज कर लेने दीजिए। इस मामले में मैं आपको कुछ नहीं कहूँगा, आपको कुछ नहीं करना है। आप बेफिक्र बैठिए, मैं आपकी तरफ से मैनिफेस्टो निकाल दूंगा। उसी शाम को आप मुझसे 10,000 नकद वसूल कर लीजिएगा। मिर्जा साहब ने उसकी ओर हिकारत से देखकर कहा, मैं ऐसे रुपए पर और आप पर अपनी लानत भेजता हूँ। मिस्टर तनखा ने ज़रा भी बुरा नहीं माना, माथे पर बल तक नहीं आया। मुझ पर जितनी लानतें भेज दें, मगर रुपए पर लानत भेजकर आप नुकसान कर रहे हैं। मैं ऐसी रकम को हराम समझता हूँ। आप शरीयत के इतने पाबंद तो नहीं हैं। लूट की कमाई को हराम समझने के लिए शरीयत का पाबंद होने की ज़रूरत नहीं है। तो इस मामले में आप अपना फ़ैसला तब्दील नहीं कर सकते। जी नहीं, अच्छी बात है, तो जाने दीजिए। किसी बीमा कंपनी के डायरेक्टर बनने में तो आपको कोई एतराज़ नहीं है। आपको कंपनी का एक हिस्सा भी नहीं खरीदना पड़ेगा, आपको सिर्फ अपना नाम देना है। जी नहीं, मुझे यह भी मंजूर नहीं है। मैं कई कंपनियों का डायरेक्टर हूँ, कई का मैनेजिंग एजेंट हूँ, कई का चेयरपर्सन हूँ। दौलत मेरे पाँव चूमती है। मैं जानता हूँ दौलत से आराम और तकल्लुफ़ के जितने सामान जमा किए जा सकते हैं, मगर यह भी जानता हूँ कि दौलत इंसान को कितना खुदगर्ज बना देती है, कितना ऐश पसंद, कितना मक्कार, कितना बेगैरत। वकील साहब को फिर कोई प्रस्ताव करने का साहस नहीं हुआ। मिर्ज़ा की बुद्धि और प्रभाव में उनका जो विश्वास था वो बहुत कम हो गया। उनके लिए धन ही सब कुछ था और मिर्ज़ा ऐसे आदमी थे जो लक्ष्मी को ठोकर मारते थे। उनका कोई मेल ही नहीं हो सकता था। लकड़हारा हिरन को कंधे पर लपका चला जा रहा था। मिर्ज़ा ने भी कदम बढ़ाया, पर स्टूल खाए तनखा पीछे रह गए। उन्होंने पुकारा, ज़रा सुनिए मिर्ज़ा जी, आप तो भागे जा रहे हैं। मिर्ज़ा जी ने बिना रुके हुए जवाब दिया, यह गरीब बोझ लिए इतना तेज़ी से चल रहा है, हम अपना बदन लेके उनके साथ बराबर नहीं चल सकते। लकड़हारे ने हिरन को एक ठूंठ में उतार कर रख दिया और दम लेने लगा। मिर्ज़ा साहब ने आके पूछा, थक गए क्या? लकड़हारे ने सकचाते हुए कहा, बहुत भारी है सरकार। तो लाओ मैं ले चलूँ कुछ दूर। लकड़हारा हंसा। मिर्ज़ा डी डॉल से कहीं ऊंचे, मोटे, ताजे और फिर भी दुबले पतला आदमी उनकी इस बात पे
हंस दिया मिर्जा जी पे जैसे चाबुक पड़ गया। तुम हंसे? तुम क्यों हंसे? क्या तुम समझते हो मैं इसे उठा नहीं पाऊंगा? लकड़हारे ने मानो क्षमा मांगी। सरकार, आप लोग बड़े आदमी हैं, बोझ उठाना तो हम जैसे मजदूरों का काम है। मुझे लगता है पीछे शोर आने लग गया है और अब जो है वाचन और सुनने में बाधा आ रही होगी। तो यहाँ मैं 20वां अध्याय ख़त्म कर रही हूँ।